ठीक है, मैं शुरू करती हूँ क्लास। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम लोगों की? मैथ की मैम, भावना मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैम यही है। ओके, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ पहले स्क्रीन। मैम 5-10 मिनट लेट हो जा रही हूँ। ओके, डेलीगेशन का क्या मतलब बताया था मैंने? Ma'am, when superior delegate his authority to complete some task of वेरी superior गुड, शाबाश, to वेरी गुड। manage सबऑर्डिनेट्स, his workload. सबऑर्डिनेट्स को जब वो डेलीगेट करते हैं, वेरी गुड, ठीक है, अपने वर्कलोड को शेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, डेलीगेशन के मैंने कल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जिसमें इको हो रहा है कुछ, ओके, हाँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन में मैंने क्या बताया था, ये टेम्पररी है या परमानेंट होता है? Temporary. टेम्पररी होता है। आप कंप्लीट पावर ट्रांसफर कर देते हैं, पावर No, ट्रांसफर ma'am. करने से आपके अपने अथॉरिटी में Position रिडक्शन आ जाता है, आपके अपने अथॉरिटी में रिडक्शन आता है? नहीं आता No, है, ma'am. ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर करने का मतलब है कि यू आर लीविंग दैट पोजीशन, राइट? इसीलिए वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियली ट्रांसफर किया जाता है। और आपके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी अभी भी होती है कि जिसको भी आप डेलीगेट कर रहे टास्क, उससे आप उसको आप कमांड कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कितना एक्सटेंड तक डेलीगेट करना है? गुड मॉर्निंग, ठीक है, अब क्लास शुरू हो चुका है। नाउ मैं ये बता रही थी कि किस एक्सटेंड तक डेलीगेट करना है, ये कैसे तय होता है, किस बेसिस पे तय होता है? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, और क्या बोलते हैं, सुपीरियर को ट्रस्ट कितना है अपने कितना ट्रस्ट है, और बिल्कुल कितना ट्रस्ट है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दे सकता है, कितनी ऑथोरिटी देना है, इस सब चीजों पे एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन डिपेंड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में अब आते हैं हम मैम, लोग। टाइप ऑफ डेलीगेशन थोड़ा सा बता दीजिए ना। टाइप, अभी टाइप पे नहीं गए हम लोग। मैम, वो एलिमेंट्स था स्पेसिफाई, वो जनरल और implied, अच्छा formal, अच्छा, informal. स्पेसिफिक डेलीगेशंस एंड जनरल डेलीगेशंस, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस डेलीगेशन, और फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। नाम इन सारे टर्म का मतलब आता है, स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए। बिल्कुल, तो अगर किसी खास टास्क को ही कंप्लीट करने के लिए आपने उसको डेलीगेट की है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी ऑथोरिटीज, तो वो टास्क कंप्लीट होते ही वो जो ऑथोरिटीज है वो खत्म हो जाएगा उसके पास, राइट? वो एक टास्क खत्म होते ही बाकी किसी और के लिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए दी जाती है, वो काम खत्म होते ही उसकी जो ऑथोरिटीज दी गई थी वो अपने आप ही इट कम्स टू एन एंड। दूसरा है जनरल। जनरल मतलब मैंने आपको अथॉरिटी दे दिया, आप महीने में इस तरह का काम करते हो, मैं अक्सर जाता आता रहता हूँ, तो मैं जब भी जाऊँ आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रूटीन टाइप ऑफ टास्क, ठीक है ना? तो ये जनरल काइंड ऑफ अथॉरिटी हो गया, जिसमें लगभग सब कुछ मिला रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टास्क होता है जो उसको उसके पीछे से, यानी अपने सीनियर के पीछे से या अपने सीनियर के लिए करना होता है। रिटन और इम्प्लाइड मैंने बताया था कि बहुत जगह इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड का मतलब होता है अंडरस्टूड, ठीक है, जो अपने आप ही अंडरस्टूड हो। तो बहुत जगह अंडरस्टूड होता है कि मैंने आपको इसीलिए बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो कि सीएम बीमार हो गए, इमरजेंसी में कहीं दौरे पर चले गए, तो ऐसे में डेप्यूटी सीएम जो रहेंगे वो इम्प्लाइड है ना कि ही विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। हाँ, फिनेंशियल, मॉनेटरी, बहुत स्पेसिफिक कुछ है तो उससे रिलेटेड डिसीजन कुछ दिन तक रुकेगा, राइट, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। लेकिन जो रूटीन टास्क का जो काम होगा उसको कौन देखेगा? उसको डिप्टी सीएम देखेगा, और वो इम्प्लाइड है, वो अंडरस्टूड है कि सीएम के एब्सेंस में ही विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन रिटन कब होता है? कभी कभी रिटन भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पेरेंट्स अपने किसी को भी ऑथराइज करते हैं, मान लो कहीं बिजी हो गया और चाहते हैं कि एक दिन के लिए उनके बच्चे को कोई और पिक कर ले स्कूल से, तो वो क्या करते हैं? ऑथोरिटी, मेरा भाई हॉस्टल में रहता था, कभी कभी पापा नहीं जा पाते थे उसको लाने के लिए, तो पापा किसी को भी जो भी हमारे घर के नियर एंड डियर थे या क्लोज वन थे उनको क्या करते थे? लेटर लिख के देते थे, नीचे साइन करके देते थे। उसके बाद भी तसल्ली नहीं होती तो एक बार स्कूल से फोन आता था, या आप फोन पे करके भी बता दीजिए कि मैंने किसी को ऑथोरिटी लेटर दिया है
फलाना फलाना नाम है और वो मेरे वार्ड को पिक करने के लिए जा रहा है सिंस आई एम बिजी इन समथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपका इम्प्लाइड तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक कोई अथॉरिटी लेटर लेके नहीं जाएगा, स्कूल या हॉस्टल हैंड ओवर नहीं करेगा उस बच्चे को उसके, तो यहाँ पे रिटन अथॉरिटी आपने दी। समझ में आया? यहाँ भी क्या है, लोड शेयरिंग ही हो रहा है, काम को टाइम को शेयर करने का काम हो रहा है। तो रिटन है तो सर्टेन जगह पे रिटन अथॉरिटी कंपलसरी होता है, बहुत सारी जगह पे ये अंडरस्टूड होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मतलब हो गया जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये फॉर्मल हुआ, राइट, क्योंकि आपने फॉर्मली किसी ऑफिशियल प्लेस से बच्चे को पिक करने के लिए कहा था, दिस इज अ फॉर्मल नोटिस। ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैंने आपको दिया कि सीएम के एब्सेंस में डिप्टी सीएम काम करेगा, ये फॉर्मल डेलीगेशन हुआ। इनफॉर्मल डेलीगेशन का एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे घर में मान लो कोई गेस्ट आने वाले होते तो हमारे जो भी पेरेंट्स मम्मी होती है वो बहुत सारे काम होते तो बोल देते कि चलो ये घर तुम ठीक कर लो, ये तुम यहाँ पे तुम सफाई कर लो, इससे कि ताकि सब लोग मिलकर के काम कर ले, काम भी हो जाए, और जो उनको ज्यादा जरूरी काम करना है मम्मी उस मेन काम पे फोकस कर पाएगी, राइट। तो इसीलिए वो शेयर करती है ना अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के साथ, कि जो जिसमें बेहतर है वो थोड़ा बहुत कर लेगा। तो इस ये क्या है, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। आप आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, मुझे ये नहीं करना, लाओ मैं ये कर देती हूँ तुम ये कर दो, करते हैं ना कभी कभी हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दीज आर इनफॉर्मल थिंग्स, राइट। जब हम इनफॉर्मली ये सब करते हैं तो इसको इनफॉर्मल कहते हैं। डेलीगेशन होने से ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको कोई काम डेलीगेट किया गया है तो इट डजंट मीन दैट यू अवॉइड द वर्क, अबंडन द वर्क, और डिसीजन मेकिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके मतलब है अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब आप करेंगे इसको, खासकर फॉर्मल सेटअप में, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब आगे चले। इम्पोर्टेंस करना था क्या आज, या हो चुका है ये? हो गया है मैम, इम्पोर्टेंट हो गया है मैम। ठीक है, चलो। मैम कर दीजिए ना। क्यों, कल तुम नहीं थे क्लास में? अच्छा, मैं देख रही हूँ ये हुआ था कि नहीं, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि शायद ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था मैम 3 पॉइंट हुआ था मैम, हुआ था। चलो ठीक है, 3 ही पॉइंट हुआ था ना, इसे मैं नीचे के पॉइंट्स इसलिए देख रही थी। चलो ठीक है, मैं थोड़े से ऊपर से ही लेते हुए चलती हूँ, मैं कवर कर देती हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि क्यों डेलीगेट किया जाता है टास्क को। सबसे पहले तो इसलिए डेलीगेट किया जाता है ताकि जो मैनेजर का जो मेन काम है वो ना रुके, क्योंकि मैनेजर को उसके स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसके स्किल के लिए, वो जिस चीज के लिए स्पेशली हायर किया गया है उस काम के लिए पेमेंट दिया जाता है। इसीलिए उसकी सैलरी होती है जो दूसरे लोगों से अच्छी होती है, थोड़ी बेहतर होती है। अगर वो सुपरविजन का काम या रूटीन वर्क के काम में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देगा तो वो जिस काम के पैसे ले रहा वो काम कौन करेगा? समझ में आया? यानी कि उसके पास कुछ स्पेसिफिक टैलेंट है, जिस काम के लिए उसको लिया गया, उसको अच्छी सैलरी पे ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूट किया है, हायरिंग की है उसकी। तो जो रूटीन, आधा गो हमें तो पूछे तो 2 गो। किसके यहाँ से आ रहा है ये आवाज? एगो दूगो? सुमन सिंह, सुमन, मैं तुम्हें कल भी बोल रही थी कि क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहो, कैमरा ऑन करके रहो तो भी अटेंटिव रहो, ठीक है? ऑन करो कैमरा। देखा, इसीलिए म्यूट करती हूँ धर्मजीत, समझ में आया? यस मैम, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं। अरे आपकी बात नहीं हो रही है ना, यहाँ क्लास की बात हो रही है। क्लास ग्रुप होता है ना या इंडिविजुअल होता है? मैम कोई कोई ऐसा रहता है, क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं चलता है ना। जब क्लास लाइव कर रहे होते, रिकॉर्ड कर रहे होते, ये लगेगा कि इस कॉलेज में कैसे बच्चे हैं जो क्लास भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं, बहुत टैलेंटेड है। यस मैम, चलिए ओके, चलिए वापस आते हैं हम लोग इस पे। सब लोग म्यूट कर लो खुद को। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, मैंने फिलहाल सबको म्यूट किया। ओके, मैं अब आगे बढ़ते हम लोग। ये क्या हो गया डेलीगेशन का मतलब? जो रूटीन काइंड ऑफ टास्क है वो आप अपने जूनियर्स को बोल दीजिए, वो भी कर सकते हैं ये काम, तो आप उनके साथ शेयर कर लीजिए ये काम। और जो इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जिसके लिए आपकी ज्यादा जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, उस काम में आप ध्यान लगाइए। तो क्या होगा कि आप पॉलिसी बनाने में, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने में, आप किसी
एक्सपेंशन के काम में, आप अक्रॉस द बॉर्डर एक्सपेंशन के काम में, डाइवर्सिफिकेशन के काम में, इन सब चीजों में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, किसी बहुत मेजर डील को अकम्पलिश करने में अपना योगदान दे सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सारे स्किल सेट है, सारे टैलेंट्स है, राइट। तो फिर क्या करिए आप, जो रूटीन काइंड ऑफ टास्क उसको डेलीगेट कर दीजिए, अपने जूनियर्स को दे दीजिए, दे विल डू दैट वर्क। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि थोड़ा लेट भी हुआ या थोड़ा गड़बड़ भी उसमें हो गया तो उसमें बाद में सुधार किया जा सकता है, लेकिन इन सब चीजों में गलती हुई तो फिर इसका डैमेज जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को होगा, राइट। तो एक इंपॉर्टेंस ये हुआ। दूसरा है डेलीगेशन फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजंस because the authority to make decisions lies near the point of action। यानी जब हम डेलीगेट करते हैं अपने टास्क को, तो किसको टास्क डेलीगेट किया जाता है, जो उससे एसोसिएटेड होता है। सपोज करो एचआर मैनेजर अपने किसी टास्क को डेलीगेट करना चाहे, तो क्या वो प्रोडक्शन के मैनेजर को डेलीगेट करेगा? नहीं करेगा। असिस्टेंट एचआर मैनेजर को करेगा, सीनियर एचआर मैनेजर को करेगा, एग्जीक्यूटिव को करेगा, जो उसके नियर बाई है, जो रिलेटेड टास्क को देख रहा है। तो क्या होगा, उसको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है। बहुत दूर वाले पॉइंट पे आप डेलीगेट नहीं करते, इमीडिएट अपने जूनियर को डेलीगेट करते हैं। क्लियर हुआ? इसीलिए डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होता है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि किसको क्या काम डेलीगेट करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जहां पे पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, यानी जहां एक्शन लेना है, उसी के आसपास जो लोग रहते हैं, जो पोजीशंस होते हैं, हम उनको वो काम डेलीगेट करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, डेलीगेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन। ठीक है, जब भी किसी को थोड़ा डेलीगेट जब आप भी देते हैं, तो नॉर्मली सीनियर जब डेलीगेट करता है तो थोड़ा तो अपने ऑर्डर का अपने लेवल का काम देता है ना। तो जब आप काम किसी को देते हैं तो उसको चैलेंजेस लगता है उस काम में, उसको लगता है कि यह हाई ऑर्डर का काम है, ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो अगर मैं इसको मुझे क्यों दिया गया? ठीक है ना, आपको इसलिए दिया गया, शायद आप पे ज्यादा भरोसा है ऑर्गेनाइजेशन को, यू कैन डू इट। ठीक है, शायद आपने इससे पहले जितने भी काम दिया गया था उसको बेहतर तरीके से किया, तो अब क्या है, एक और ट्रस्ट आपके साथ जुड़ रहा ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होता है, काम को करके सेटिस्फैक्शन होता है, एम्प्लॉयज के लिए हाई मोरल का ये एक रीजन होता है, और मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए कि हम और अच्छा करें। समझ में आया? तो ये रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब नीड्स को सेटिस्फाई करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, by clearly defining the authority and responsibility of subordinates, a manager can maintain healthy relationship with them। यानी क्या हो गया कि अगर आप क्लियरली डिफाइंड है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कौन कौन से सबऑर्डिनेट्स को क्या जिम्मेदारी आपने दी है, और उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से उनको आपने ऑथोरिटीज दी हैं, क्या पावर्स आपने उनको इम्बेडेड किए हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकम्प्लिश करने के लिए, इससे मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। क्यों? बिकॉज दे कम्युनिकेट, बिकॉज दे इंटरैक्ट, एंड इफ देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो फिर से वो बात करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं। तो इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। जो कभी बात ही नहीं करे अपने जूनियर से, तो जूनियर कैसे क्लैरिफाई करेगा अपने डाउट्स को? लेकिन जब आप डेलीगेट कर रहे हैं टास्क को, तो जूनियर क्या करेगा, अपने सीनियर से आके बात करेगा और उसको क्लियर करेगा। इससे क्या होगा, अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप होगा बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेलीगेशन बाइंड्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। बिल्कुल, जब तक डेलीगेशन नहीं होगा तब तक बाइंडिंग नहीं होगी, यानी जो डिफरेंट लेवल्स है, डिफरेंट हायरार्की है, उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन, उनमें कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है थ्रू डेलीगेशन। सीनियर टॉप मोस्ट अपने जूनियर को काम देता है, उनको बताता है, उनको समझाता है, उनको उनकी प्रायोरिटी बताता है कि ये काम कितने इंपॉर्टेंस का है, कितनी इसमें सावधानी से तुम्हें ये काम करनी है। वो अपने जूनियर को सबऑर्डिनेट करता है। इससे क्या होता है कि पूरे हायरार्की में एक बाइंडिंग, एक रिलेशनशिप आपको मिल रहा है। it creates superior subordinate relationship और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने का काम होता है इससे। समझ में आया या कुछ पूछना है? अंडरस्टूड?
ओके, सिक्स्थ पॉइंट है डेलीगेशन इनेबल्स ए मैनेजर टू ऑब्टेन द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि डेलीगेशन के थ्रू मैनेजर को ये भी पता चलता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स में क्या और स्पेसिफिक गुण है, क्या क्या काम वो और कर सकता है, किस किस चीज का नॉलेज है। क्योंकि आप अगर आपको लगेगा कि सब गधे ही हैं, इनको क्या काम देना, तो आप कभी काम ही नहीं दोगे। ठीक है, जब आप थोड़ा थोड़ा करके काम देने लोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो ये भी इसके पास टैलेंट है, अच्छा ये भी कर सकता है। मतलब ये हमारे लिए बहुत लंबे रेस का घोड़ा जो बोलते हैं ना, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, ऐसे ही आइडेंटिफाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, किसको हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे सकते हैं और हमारे काम वो बहुत आ सकता है लॉन्ग रन में भी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन पे इन्हीं सब बेसिस पे सक्सेशन प्लानिंग किया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब कल को, ठीक है ना, कल को जब हायर ऑथोरिटी में से कोई एक रिटायर कर जाएगा, किसी का सुपर एनुएशन का टाइम आ जाएगा, कोई रिजाइन कर देगा, मान लो एक मानते हैं ये भी, सुपर एनुएशन इज नॉट नेचुरल टर्मिनेशन, लेकिन मान लो वो रिटायर कर जाते हैं या रिजाइन कर देते हैं, तो कोई तो आएगा उस पोजीशन पे। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर से लेके आइए, या आप बाहर से लाने के अपने प्रॉब्लम्स हैं और अपने गुण भी हैं, अपने डिमेरिट्स भी हैं, अंदर से प्रमोट करने के भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। लेकिन अगर कोई अंदर से बहुत काम करने में समझदार है और आपने इस तरीके से उसको ग्रूम किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि वो हायर ऑथोरिटी लेने के लिए आज रेडी है, तो आप आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हो ना, अगर कोई सीनियर ऑथोरिटी जाता भी है तो, क्योंकि वो लंबे समय से आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, हर तरह के काम को देख चुका है, उसको पता है कि इस कंपनी का फिलॉसफी क्या है, तरीका क्या है, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग फेल्योर का एक केस भी है जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ ही हुआ है। जब रतन टाटा ने अपने पोजीशन को छोड़ा था तो उन्होंने साइरस मिस्त्री को उस जगह पे लाया था। साइरस मिस्त्री सारवजी पलोजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी है, उसके एमडी को लाए थे। उनका उसके साथ फैमिली रिलेशन भी है और बिजनेस रिलेशनशिप में भी वो लोग है, स्टेक होल्डर भी है वो कंपनी टाटा ग्रुप के साथ, तो उसको एमडी बनाया था। लेकिन एक आध साल में पता चला कि ये एक गलत डिसीजन मेकिंग हो गया था और ये सही से उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिस फिलॉसफी पे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बिलीफ है, वो उनसे बिल्कुल अलग उनका काम करने का तरीका था। तो फिर बाद में उनको रिमूव करके बहुत उस पे केस भी चला है, इस बीच में ऑर्डर्स भी आए हैं जो फेवर में ही है टाटा ग्रुप के, ठीक है ना। तो फिर इंटरनली किया गया था सक्सेशन प्लानिंग, और जो इनके अपने लोग थे जो बहुत पुराने लोग थे, सम कोई वेणुगोपालन करके है, मुझे ठीक से पूरा नाम याद नहीं है, साउथ इंडियन नाम है वो, ठीक है, उनको प्रमोट करके हेड बनाया गया उसके बाद। तो फिर सब कुछ ठीक चल रहा है, समझ में आया। तो यही होता है सक्सेशन प्लानिंग। अगर आप डेलीगेट करते रहोगे, डिफरेंट टास्क देते रहोगे, तो धीरे धीरे आपको अपने ही सबऑर्डिनेट्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। तो आपको फ्यूचर में सक्सेशन प्लानिंग के दौरान या किसको प्रिपेयर करना उस तरीके से हायर ऑथोरिटीज को संभालने के लिए, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, डेलीगेशन हेल्प्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन बिजनेस बिकॉज मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स आर इनेबल्ड टू एक्वायर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये वही बात है कि डेलीगेशन क्या करता है, बिजनेस को ग्रो करने में कंटिन्यूअसली हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग काम करके, एंड वो भी अपनी एबिलिटीज को डेवलप करते हैं। ठीक है, उनकी भी जो पोजिशन है वो ज्यादा डेवलप होती है, उनको भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और इसीलिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में डेलीगेशन, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मतलब समझे, आज आप क्लरिकल लेवल पे हो लेकिन कल को आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे, सीनियर लेवल पे जा सकते हो। कैसे? क्योंकि आपने सारे कामों को जो लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के काम को कहीं ना कहीं हैंडल किया है थ्रू डेलीगेशन, क्योंकि आपको सुपीरियर ने मौका दिया वो करने का। समझ में आया? सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है, मैं सबको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है। यहां तक खत्म हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। अब स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन देखेंगे। वैसे ये सारे मैनेजमेंट फंक्शंस में यही सब है, इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, प्रोसेस है, क्योंकि ऑल आर एक्टिविटीज, राइट। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे आप? डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। मैनेजर पहले ये देखता है कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट, हमको क्या चाहिए, ये काम अकम्प्लिश करके हमको क्या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, देखो घर में भी आप देखते होंगे 2-3 तरह के लोग होते हैं।
कोई काम तुम एक भैया को बोलो या किसी को भी बोलो, ठीक है ना, को जो भी घर में आपके मेंबर है, तो तुरंत हो जाता होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो भी काम एक्सेप्ट करते होंगे जल्दी कर देते होंगे। और कोई काम किसी और को बोलो, बोल तो देंगे कि हाँ हो जाएगा, नहीं बोला जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा पता नहीं, 4 बार फॉलो अप करोगे तो भी पता नहीं चलेगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। मैट्रिक के एग्जाम के टाइम में जब मैं एग्जाम दे रही थी, तो मुझे 2 सिटिंग में एग्जाम होता था। मैंने अपने एक भैया को बोला कि आप मेरा फिजिक्स का दूसरा कॉपी, क्योंकि दूसरे इसमें था फिजिक्स का एग्जाम, तो लेकर के आ जाएगा, मुझे थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, मैं ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा, ठीक है ना। और जब वो लंच ब्रेक हुआ, मैं पूरे लंच ब्रेक वेट करते रहेगी कि कब आएंगे और मैं एक बार रिवीजन करूंगी अपना कॉपी, लेकिन वो आए नहीं। बाद में मैंने पूछा क्यों नहीं आए, मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना था, उस वजह से भी जो 5-10 नंबर का भी अच्छा हो जाता एग्जाम, तो वो और भी अच्छा हो जाता। तो बोले अरे हम तो जोर घटा कर देते, पता चला वो जोर सिनेमा देख रहे थे उस समय हॉल पे। तो ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं जो आपको कमिट करते हैं वो पूरा कर देते हैं। तो हर जगह मिलेंगे आपको, ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिलेंगे आपको। ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर एक बार को सोचता है कि मैं किसको ये काम असाइन करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन तो बहुत फूक कर उसी आदमी को देगा जो बहुत ट्रस्टवर्दी रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो फिर किसी को भी दे देगा और उसको एक आध बार चेक करेगा, क्योंकि किसी किसी की आदत है खींचते रहना, करेंगे 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 करके टालते रहना, लेकिन कोई कोई टाइम पे कर देता है। तो ये ही सबसे पहले डेलीगेट करने से पहले मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से सबऑर्डिनेट को मैं ये टास्क असाइन करूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये जो काम है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया? ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको डिटरमाइन करना है, इसके होने से क्या असर पड़ेगा, इसके नहीं होने से क्या असर पड़ेगा। नाउ यू आर व्हाट यू आर डूइंग, अब आप असाइन कर रहे हैं, अब आप एक्चुअली ड्यूटी को दे रहे हैं कि कौन स्पेसिफिक ड्यूटीज कौन सा सबऑर्डिनेट करेगा। इसमें मैनेजर मस्ट क्लियरली डिफाइन कि क्या फंक्शंस हर सबऑर्डिनेट को करना है। ठीक है ना, जब भी हम ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को ये समझाना एक्सेप्ट करने से पहले, जब भी वो ड्यूटी हम देते हैं उसके एक्सेप्टेंस से पहले उसका इंपॉर्टेंस समझाना भी सीनियर का काम है कि ये कितने इंपॉर्टेंस का काम है। ठीक है ना, सो दैट वो उसको इग्नोर ना कर सके किसी भी हालत में। राइट, ड्यूटीज शुड बी असाइंड, और ड्यूटीज कैसे असाइन करना चाहिए, तो इट शुड बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड ऑफ सबऑर्डिनेट्स या स्किल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। राइट, किस सबऑर्डिनेट को हम क्या दे रहे हैं असाइन करें, वो उसके क्वालिफिकेशन पे भी बेसिस है, उसके एक्सपीरियंस पे भी बेसिस है, बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी। ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी का क्या मतलब हो गया, आप जब ऑथोरिटी, आपने अभी पहले इससे पहले वाले स्टेप में क्या दिया था, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ड्यूटी असाइन कर देते हैं और उसको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि क्यों ये काम दिया गया और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या करते हैं, अब उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप एडिक्वेट ऑथोरिटी, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, जितनी जरूरत है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एडिक्वेट ऑथोरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई, क्योंकि बिना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन बिना उस अथॉरिटी के नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड वे में अथॉरिटी देनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। आप अथॉरिटी देके क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि यू कैन यूज दिस रिसोर्सेज, यू कैन टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द, यू कैन एक्सरसाइज योर ओन विल, कभी कभी आप अपनी इच्छा से भी डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अब देखो कॉलेज में मुझे although there are lots of people, although there are lots of faculty जो मुझसे सीनियर है, फिर भी मुझे एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। ठीक है, तो मैं एकदम चौंक गई कि मैं अभी इतनी छोटी, अपने आप को छोटी ही मानती हूँ मैं, कॉलेज के कलीग्स के एटमोस्फेयर में देखती हूँ तो छोटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी के सेंस में आप कह सकते हैं, मैं अपने आप को जूनियर मानती हूँ, बहुत जूनियर मानती हूँ। राइट, और हूँ भी, मानती क्या हूँ भी, लेकिन मुझे एग्जाम कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। तो आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि मुझे क्यों बनाया गया, मैं कैसे हैंडल करूंगी ये काम, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मुझे तो कुछ छोटा मोटा रोल देना चाहिए था, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की क्या जरूरत है। बट देन
ठीक है, जब आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप करते हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको पूरा फ्रीडम दिया गया कि आप अपने हिसाब से अपना टीम चुन लीजिए कि कौन कौन आपके टीम के मेंबर रहेंगे, किन किन से आप हेल्प लीजिएगा, कैसे आप क्वेश्चन कॉपी और कैसे आप सब कुछ मैनेज करिएगा, कैसे सारा काम होगा एंड फिर कैसे आप हैंड ओवर करिएगा। तो बिल्कुल ये आपका टाइम है, आपका डिसीजन है, आप इन्विजिलेशन में जाएंगे या आपको फ्री रखा जाएगा, यू टेक योर ओन कॉल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने मुझे थोड़ा तो दिया ना ऑथोरिटी कि वो जिम्मेदारी मैं कैसे पूरी करूंगी। समझ में आया? तो यही होता है जब आपको टास्क दिया जाता है तो आपको ऑथोरिटी भी दी जाती है। कभी कभी आप अपनी इच्छा से भी जो आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके फेवर में जाना चाहिए ऑब्वियसली। नाउ क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए आप कैसे अकाउंटेबल बनाएंगे। ठीक है, अगर वो अच्छा हो गया, वो काम मैंने अच्छे से कर दिया, एग्जाम्स अच्छे से हो गए, सारे पेपर बढ़ गए, सब कुछ टाइम से हो गया और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने अच्छे से सब कुछ कोऑर्डिनेट कर लिया, अच्छे से काम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वही काम जो मुझे दिया गया था उसमें बहुत हौच पौच हो जाए, हल्ला गुल्ला हो जाए, बच्चे पेपर फाड़ना शुरू कर दे, ठीक है, बाइकआउट हो जाए, दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे गलती हुई और ये जिम्मेदारी कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल जो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। ठीक है, तो जब आप देते हैं किसी को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको आप क्या करते हैं, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर बनाते हैं, उसको एक हद तक अकाउंटेबल बनाते हैं उस काम के लिए, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी हमेशा उसकी होती है जिसको ये काम फर्स्ट टाइम असाइन किया जाता है। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑल 3 फेजेज ऑफ डेलीगेशन आर इंडिपेंडेंट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसको अकाउंटेबल बनाना और उसको ऑथोरिटी देना, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इनएविटेबल है, बिना इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। तो ये समझ लो कि डेलीगेशन इज ए 3 फुट, इसको बोलते हैं 3 लेग्ड स्टूल। किसी किसी स्टूल में 3 लेग होता है ना, वो वैसा है, कोई एक काम नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बस 2 के मदद से आप पूरे टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, तीनों ही देना चाहता है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीनों ही होनी चाहिए उस पॉइंट पे जिसको आप काम के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं। राइट, आगे चले। ठीक है, नाउ डिफिकल्टी इन डेलीगेशन, ये चारों चीज याद रहेगा। प्रोसेस में सिंपल है, सबसे पहला प्रोसेस है कि आप रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है वो आप डिटरमाइन कर लीजिए, देन ड्यूटीज असाइन कर दीजिए, देन ऑथोरिटीज डेलीगेट कर दीजिए या फिर ऑथोरिटीज दे दीजिए, एंड देन अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना कि कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये चारों फेज आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, ये चारों ही। ठीक है, नाउ डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन, डेलीगेटर के पार्ट में क्या डिफिकल्टीज होती है। ठीक है ना, डेलीगेटर यानी जो डेलीगेट कर रहा है, सीनियर के पार्ट में भी डिफिकल्टीज है, काम को ऐसे ही डेलीगेट नहीं किया जाता है, बहुत सोच समझ के आदमी को चुना जाता है या फिर टास्क को किसी को असाइन किया जाता है। राइट, तो मैनेजरियल लेवल पे भी जब आप डेलीगेशन का भी काम होता है तो भी बहुत माथापच्ची किया जाता है कि किसको कौन सा काम दे और कैसे दे, कैसे बताए। सबसे पहला प्रॉब्लम देख लो, सम मैनेजर्स मे नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर ल्यूर फॉर अथॉरिटी, दे आर ऑटोक्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि ऑटोक्रेटिक वे है मैनेजमेंट स्टाइल का। कुछ लोग अपनी अथॉरिटी इसलिए नहीं बांटते क्योंकि उनको लगता है कि मैं इसको अथॉरिटी दे दूंगा तो मेरे अथॉरिटी कम हो जाएगा। ठीक है ना, वो कल को क्या हो जाएगा, बहुत कुछ सीख जाएगा और फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही हाथ पे हाथ रखा मुंह देखता रहूंगा। ठीक है, तो दबा कर रखो। जिस मैनेजमेंट की ये फिलॉसफी होती है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को सप्रेस करके रखो, उनको ज्यादा चीज ना आ जाए, नहीं तो कल को मेरे लिए वो थ्रेट हो जाएगा। होता है ना ऐसा भी, कई बार सीनियर्स को लगता है कि मेरा जूनियर बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो इसको ज्यादा कुछ सिखा दिया तो कल को यही सीनियर बन जाएगा, हम ही इसी पोजीशन पे रह जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए मैनेजर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने से डरते हैं कभी कभी, अगर उनको बहुत ज्यादा अपने पोजीशन से, अपने पावर से प्यार होता है। कहते हैं कुर्सी का प्यार है, छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हो जाता है, ल्योर हो जाता है, लस्ट हो जाता है, तो कोई डेलीगेशन नहीं करना चाहता है। अगर वो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल में बिलीव करता है, तानाशाही, या फिर आप कहो कि जो वो चाहता है उसी तरीके से हर काम हो, इस चीज में बिलीव करता है, तो वो डेलीगेशन करने से पहले सोचेगा
उसको लगेगा कि मैंने अपनी ऑथोरिटी डेलीगेट कर दी तो मेरे इन्फ्लुएंस में, मेरे प्रभाव में कुछ कमी आ जाएगी, लोग मेरी बात धीरे धीरे सुनना बंद कर देंगे, हो सकता है, राइट। ये एक फियर है जो डेलीगेटर्स के मन में आता है, वो क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहता है, उसको लगता है कि दूसरे को भी मैं बना दूंगा एक ऑथोरिटी के रूप में तो मेरी पावर में कमी आ जाएगी, मैं डोमिनेट नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया ये पॉइंट? नेक्स्ट, सम मैनेजर्स फील दैट नन कैन डू द जॉब एज वेल। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मुझे भी ये प्रॉब्लम मेरे को भी थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। मुझे भी लगता है कि ये काम मैंने अगर किसी को दे दिया, कुछ गलती ना कर दे, ठीक है ना, कुछ गिरा ना दे, कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो घर में मेड होने के बाद भी, कुक होने के बाद भी मैं खुद से कर लेती हूँ, ठीक है ना। मुझे जितना देर में दूंगी काम, बताऊंगी, समझाऊंगी, उससे मुझे आसान लगता है। लेकिन ये बहुत, जब आपके पास मल्टीपल काम रहेगा तो ये प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक है या था, मैं बोल सकती हूँ। धीरे धीरे मैं खुद को निकालूंगी, थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी मैंने अब देना शुरू कर दिया। बहुत सारे मैनेजर को लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना, अरे उसको भेजेंगे तो उस कस्टमर मीटिंग, क्लाइंट के मीटिंग में देखो कुछ बोल देगा, ऐसा वैसा, कहीं हाथ से डील निकाल, चलो मैं ही चलता हूँ, होता है ना। आपको आसानी से अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, जिसको आप डेलीगेट करो, उस पर ट्रस्ट नहीं होते रहता कि क्या वो भी उस काम को उतने अच्छे से करेगा जितने अच्छे से मैं खुद करता, ठीक है। जब तक आप इस चीज से कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे तब तक आप डेलीगेट करने में हिचकिचाओगे, तब तक आप नहीं देना चाहोगे काम। लेकिन काम ही इतना ज्यादा होता है कि बिना डेलीगेशन के हो नहीं सकता, तो आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है अपने सबऑर्डिनेट्स में, वो कैसे मिलेगा? आप उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनसे छोटे छोटे बहुत सारे काम करवा रहे हो, धीरे धीरे 6 महीने साल भर में आपको पता चल जाएगा कि नाउ ही इज कैपेबल। अब एकाएक नहीं करते हैं सारा डेलीगेशन, हम धीरे धीरे फेज वाइज ही करते हैं, छोटे छोटे टास्क ही डेलीगेट करना पहले शुरू करते हैं। तो इससे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इंडिस्पेंसेबल हैं, मेरे बिना ये काम नहीं होगा। ये सब अपने मन का भूल है, सब यहाँ है, सब कुछ होते रहता है, चलते रहता है। संसार जैसे आज चल रहा है वैसे कल भी चलेगा, कोई हो कोई जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम चलते रहता है। समझ में आया? इसीलिए ये सब जो बिलीफ है अपने बारे में कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बिना ये काम गलत हो जाएगा, ये सब गलत है। धीरे धीरे ठीक होता है धीरे धीरे ये सब ठीक है। समझ में आया? तो ये अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कंसीडर करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना, ये सब कहीं ना कहीं रोकता है डेलीगेशन में। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? हैंड रेज करो। एक सेकंड। हाँ ज्योति, बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी ज्योति। क्लियर है ना? यस, पॉइंट क्लियर है मैम। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। व्हेन ए मैनेजर इज इनकॉम्पिटेंट। अच्छा, एक ये भी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है कि मैनेजर को ओवर कॉन्फिडेंस से लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और किसी और को दिया तो गड़बड़ कर देगा। मैंने कहा ना, ये प्रॉब्लम मुझे खुद है, मैंने खुद नोटिस किया है कि ये प्रॉब्लम मुझे खुद है, अभी तक है। थोड़ा थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी है कि मैं अपने काम जब किसी को देती हूँ तो मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं कुछ आगे पीछे ना कर दे, ठीक है ना। खासकर जब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मेरा पेरोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था इससे पहले वाली कंपनी में, तो सैलरी में जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वो होती होगी, आपको मालूम है। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था, यहाँ तक कि जब मेरी शादी होने वाली तब भी मैं छुट्टी नहीं ले रही थी। मैं बोल रही थी कि पूरा काम जब तक कर नहीं दूंगी इस शीट का तब तक जाऊंगी नहीं, क्योंकि तुम कुछ भी गड़बड़ कर दोगे तो फिर मुझे बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी मैं, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस टास्क। मीनवाइल जब मैं छुट्टी में रहूंगी तो मेरा जो भी मेरे कलीग्स थे वो उस चीज को हैंडल करते, लेकिन मुझे थोड़ा डर था। तो मैंने बहुत दिन रात काम किया। वो भी बोला कि अरे तुम जाओ, हम भी कर लेंगे। एंड देन जब मैं गई, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने देखा तो काम बहुत अच्छे से हो रखा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, दूसरा भी इस चीज को हैंडल कर सकता है। एक बार आपको छोड़ना पड़ता है, एक बार आपको रिस्क लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रिस्क से निकलने के लिए अपने आप को ये समझना कि नहीं, मेरे बिना ये काम नहीं हो पाएगा, बहुत गलत होता है। सबके बिना काम हो जाता है, बस आपको थोड़ा
बेहतर ट्रेनिंग देना है अपने जिसको भी आप डेलीगेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से समझाना है कि कौन कौन से पॉइंट पे वो ज्यादा ध्यान दे चेक करते समय। ठीक है, अब अब ये तो एक बात हुई कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस अपने बारे में, तो आप डेलीगेट नहीं करें क्योंकि जूनियर पे आपको आ ही नहीं रहा भरोसा। और तीसरी एक प्रॉब्लम में ये होती है कि जब आप इनकॉम्पिटेंट हो, इनकॉम्पिटेंट का मतलब कि यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर ड्यूटी, योर पोजीशन, आप अपने काम को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप गड़बड़ी मचा के रखा है, बिल्कुल आपने बहुत कुछ गलती करके रखी है अपने जहां भी आप काम कर रहे हो वहां पे। तो प्रॉब्लम क्या है, अब आपको लगता है कि जब मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे जाने वाला हूँ, किसी जूनियर को अपना काम दे के जाऊंगा, लेकिन वो तो सारी गड़बड़ी पकड़ लेगा। समझ में आया? वो उसी फाइल्स पे काम करेगा, वो उसी एक्सेल सीट पे काम करेगा, वो सारे गड़बड़ी पकड़ लेगा कि मैंने क्या क्या गलती करके रखा है, तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। ये फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज भी है जो डेलीगेट करने में रोकता है। समझ में आया? समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, तो आपको फियर होता है कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी, कभी कभी आप इसलिए भी अपना काम दूसरे को नहीं देते हैं। तो ये भी डेलीगेशन में डेलीगेटर्स को ये भी कठिनाई होती है। ओके, व्हेन ए मैन, चलो इनकॉम्पिटेंट वाला तो मैंने समझा दिया। A few managers are inclined to accept the risk of wrong decision which the subordinates might take. यानी कुछ मैनेजर्स जो होते हैं, दे आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन। कुछ मैनेजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है कि जब पहली बार मैंने कोई काम किसी को असाइन किया तो उसमें कुछ गलतियां आ सकती है, और आएगी तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है ना, इसीलिए वो करते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना चाहते, कुछ मैनेजर्स को लगता है कि नहीं, ये बहुत सारी गलती कर देगा और फिर मुझे सारा सही करना पड़ेगा, फिर मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, नहीं, मैं ये कौन इस झंझट में पड़े, अनविलिंग रिस्क को कोई नहीं लेना चाहता है, इसीलिए सोचता है थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा, रुक करके खुद ही काम कर लेंगे, ये काम मैं क्यों किसी को असाइन करूं। ये समझ में आया? क्योंकि अगर जूनियर ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें बहुत सारा करेक्शन का काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो मेरी है, अकाउंटेबिलिटी तो मेरी है, मैंने बस टास्क किसी को करने के लिए दिया है। तो कुछ लोग ये कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? इसीलिए इसी झंझट से बचने के लिए वो किसी को काम नहीं देते हैं, क्योंकि काम देंगे तो वो गड़बड़ कर देगा, इससे अच्छा हम खुद ही कर लें। क्लियर? A manager may not delegate authority because he feels, his नहीं होगा यहाँ पे, ही होगा, because he feels that his subordinates are not capable and reliable. कभी कभी आपको अपने subordinates पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, या आपको लगता है कि वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, वो बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है, तो आप उनको डेलीगेट नहीं करते हो ऑथोरिटी। लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट, जो हमने कहा था ना कि एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, किस हद तक आप डेलीगेट करोगे, डिपेंड करता है कि कितना ट्रस्ट है आपको अपने सबऑर्डिनेट्स पे। तो ये ट्रस्ट इशू के कारण भी डेलीगेशन में प्रॉब्लम आती है। ओके, अ मैनेजर इज नॉट लाइकली टू डेलीगेट ऑथोरिटी व्हेन ही कैन नॉट इशू सुटेबल डायरेक्शंस। चलो यहां से मैं कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा समझाना भी होगा कैसे हम सुटेबल डायरेक्शंस नहीं दे पाते। देयर आर सो मेनी थिंग्स जब हम खुद अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, अपने किसी भी आदमी के साथ, तो जब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है तो भी डेलीगेशन में प्रॉब्लम आती है। समझ में आई इतने सारे पॉइंट? कल मैं समझाऊंगी कि क्या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है और उससे किस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती है। अटेंडेंस लेके मैं लीव करती हूँ। आप लोग खुद को अनम्यूट करके अटेंडेंस बोल सकते हैं। बस यूज इट रिस्पॉन्सिबली। जब आपको ये मैं अनम्यूट कर देती हूँ तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ म्यूट और अनम्यूट करिए। Just a minute.
1 2 प्रेजेंट मैम 2 3 4 प्रेजेंट मैम 4 5 Present ma'am 5. 6 Present ma'am 6. 7 प्रेजेंट मैम 7 8 9 10 11 Yes ma'am 12 11. okay 12 13 प्रेजेंट 14 मैम 30 ठीक है 14 15 16 17 18 Yes, ma'am. 18. 19 20 Yes, ma'am. 21 20. okay 21 22 Urgent ma'am 21 ma'am. 22 23 24 Urgent ma'am 24. 25 Yes, ma'am 25. 26 यस मैम 26 27 28 Yes ma'am 28. 29 Yes ma'am 29. 30 प्रेजेंट मैम 31 32 31 ma'am 32. ओके 31 नहीं है ना ठीक है 33 Yes, ma'am 33. 34 35 36 37 Yes ma'am 37. 38 39 40 यस मैम 40 41 42 43 Yes ma'am. 44 यस मैम 44 45 46 47 48 48 present. 49 Yes ma'am 49. 50 50 51 Yes, ma'am 51. 52 53 Ma'am present. 54 Present ma'am 54. 55 Present ma'am 55. 56 Yes 50 ma'am 56. 57 58 Yes ma'am 58. 59 60 60 61 62 Ma'am 62 ma'am present. 63 Yes, ma'am 63. 64 Ma'am 62 हो गया. got it हाँ, 64. 65 66 Ma'am 66 का माइक हाँ। नहीं ऑन हो रहा मैम. अच्छा ठीक है 67 Present ma'am. 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Present ma'am 79. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 that's it हो चुका सबका अटेंडेंस Ma'am 91. अच्छा Ma'am, 91 19 एक्चुअली यहाँ है नहीं सॉरी ओके 91 नहीं मैम 19 मैम का 19 का मैम कल mute भी नहीं हो रहा बोली मैम. थी आप. हाँ हो चुका 91 हो चुका क्या तुम बोल रहे हो बताओ मैम 9 रोल नंबर 19 का भी मैम माइक अनम्यूट नहीं हो रहा मैम. 1919 या 90 यस मैम 1919. ओके यस मैम 1919. बस इतना ही बताओ कि उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है मैं देख लेती हूँ ओके मैम ओके मैम. ठीक है हो गया उसका ठीक और किसी को कोई इशू मैम हाँ बोलिए 43. 43 तुम्हारा छूट 43 गया क्या बोला नहीं था 43 हम बोले हैं मैम. तो फिर बन गया है ना फिर क्यों चिंता कर रही हो बोले थे. हाँ ठीक है फिर बोल दिया है फिर आपका बन गया ठीक है ना अगर और कोई प्रॉब्लम है आप बाहर निकल गए हैं या माइक म्यूट नहीं हो पा रहा है या ऐसे कुछ है तो फिर आप बताइए या फिर छूट गया आप बोल नहीं पाए ठीक है और सिद्धि आप एक बार पीपीयू के साइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए ठीक है ना आपको वहां पे मिल जाएगा ओके सिलेबस मैम. मैंने वैसे ही ढूंढा था Okay. और खुद से करो ठीक है ना इतना स्पून फीडिंग अब सीनियर लेवल पे ठीक बात नहीं है खुद से करो चाहे तो मैं कर सकती हूँ लेकिन आप खुद करिए ठीक है ना यू फील सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जब थोड़ा थोड़ा काम खुद से करिएगा तो ओके ओके.